Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this video I will discuss about the fire sermon. It is the third part of T.S. Eliot's 1922's poem The Wasteland. इससे पहले मैंने दो सेक्शंस जो पहले दो सेक्शंस थे द बरियल ऑफ डेड एंड अ गेम ऑफ चेस उस पर वीडियो बनाई. ये थर्ड सेक्शन है अब द फायर sermon और इसका जो टाइटल है इट्स बेस्ड ऑन बुद्धास फायर sermons. बुद्धा के फायर sermons की अगर हम बात करें तो दे इनकरेज द इंडिविजुअल टू लिबरेट हिमसेल्फ और हर सेल्फ फ्रॉम सफरिंग थ्रू डिटैचमेंट फ्रॉम द फाइव सेंसेस एंड द कॉन्शियस माइंड. लेकिन जो आयरॉनिकली अगर हम इस पोएम को देखते हैं तो ये बिल्कुल भी उन जो प्रीचिंग है, ये जो टीचिंग है बुद्धा की, उससे टोटली ऑपोजिट है. क्योंकि जो जैसे हमने अभी बात की कि बुद्धा की टीचिंग क्या चीज़ प्रीच करती हैं कि किस तरह एक इंसान जो है वो ख़ुद को लिबरेट कर सकता है वो उस सफरिंग से जो उसको अपनी ही फाइव सेंसेस के थ्रू वो बेयर कर रहा है, या उन सेंशुअल प्लेजर्स से जो उसको बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं उसकी ज़िंदगी में, किस तरह से वो ख़ुद को उन चीज़ों से आज़ाद करवा सकता है और किस तरह से वो एक राइट ट्रैक पर अपनी ज़िंदगी को लेकर चल सकता है. लेकिन यहाँ पर जो फायर sermon है इसमें एलियट एक ऐसी वर्ल्ड को डिपिक्ट करते हैं जो अपनी सेंशुअल प्लेजर्स या फिजिकल प्लेजर्स के लिए किस तरह से इतनी बुराइयों में इंडल्ज हो चुकी है और जिसमें कोई नाम की स्पिरिचुअलिटी नहीं रह गई. तो जो हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को, जो ओपनिंग लाइन्स हैं इस पोएम की वो रिवर टेम्स को डिपिक्ट करती हैं और एक बाकायदा उसकी डर्टीनेस की डिपिक्शन देती हैं कि किस तरह ये एंशंट टाइम के जो रिवर था उससे किस तरह से ये बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहा है. क्योंकि जो एंशंट टाइम का वाटर था टेम्स का वो किस तरह ग्लिटर करता था, उसमें एक मैजिक था, स्पार्क था, उसमें एक स्पिरिचुअलिज्म की रिफ्लेक्शन नज़र आती थी. लेकिन जो अब का टाइम है, अब का जो रिवर टेम्स का वाटर है वो क्या चीज़ दे रहा है, वो जस्ट डर्टीनेस दे रहा है. जगह जगह पे एम्प्टी बॉटल्स पड़ी हैं जो कि टूरिस्ट या विजिटर्स जो आते हैं वो वहाँ पर वो डालते हैं, या वो जो भी वहाँ पे गन डालते हैं, गंदगी डालते हैं, सिगरेट एंड्स वहाँ पे पड़े हैं. और एक और चीज़ जो वहाँ पे बताई जा रही है कि निम्स आर डिपार्टेड. अब जो निम्स हैं वो हम कह सकते हैं या कुछ क्रिटिक्स का हम कह सकते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को किया कि जो निम्स हैं वो एज यूफेमिज़म यूज़ हो रही हैं फॉर प्रॉस्टिट्यूट्स, और वो जो निम्स हैं वहाँ से वो डिपार्ट कर रही हैं और जो एरिस्टोक्रेट्स हैं जो उनके साथ हैं वो लीव करते हैं वो, या वो उस प्लेस से जाते हैं विदाउट लीविंग एनी एड्रेस. और हम कह सकते हैं कि वो इस चीज़ को एक जो वहाँ पर वो होते हैं रिवर टेम्स पे, तो वो इस चीज़ को एक बिज़नेस की तरह ले रहे हैं, एक ट्रेड बिज़नेस की तरह ले रहे हैं, या वो एक लैविश एक्टिविटी के तौर पे इस चीज़ को ले रहे हैं. और कोई स्पिरिचुअल यूनियन हमें वहाँ पे नज़र नहीं आता है जैसे हमें मॉडर्न वर्ल्ड से पहले ये चीज़ नज़र आती थी कि अब मॉडर्न वर्ल्ड में जो रिलेशनशिप्स हैं वो किस तरह जो हैं वो चीप है. तो यहाँ पर हमें एलिज़ाबेथन पोएट जो है एडमंड स्पेंसर्स की जो पोएम है प्रोक्लेमियन 1596 जो कि अ पोएम रिटन टू सेलिब्रेट द डबल मैरिज ऑफ द नोबल वीमेन, उसकी हमें यहाँ पर रेफरेंस मिलता है कि यहाँ पे जो लाइंस हैं द स्वीट टेम्स टू फ्लो स्वीटली सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, जहाँ पे स्पेंसर जो है वो ये लाइंस को अपनी पोएम में मेंशन करते हैं कि जब वो टेम्स को कहते हैं कि वो जो सॉफ्टली फ़्लो कर रहा है कि वो तब तक फ़्लो करता है जब तक कि मैं अपना सॉन्ग ख़त्म नहीं कर लेता. तो यहाँ हमें इन लाइंस में उसका रेफरेंस मिलता है. उसके बाद जब हम पोएम जो है वो अपनी प्रोग्रेशन की तरफ जाती है, फर्दर हम ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक कंपैरिजन जो है वो दिखाया जाता है एक मॉडर्न वर्ल्ड का और एक एंशंट वर्ल्ड का, कि उनकी जो दोनों सोसाइटीज़ हैं उनको किस तरह आपस में कंपेयर किया गया है. और ये एक इसकी एक पॉसिबल एनालिसिस या हम कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि जब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन्स में दिखाया जाता है कि जब जो इसका स्पीकर है पोएम का, जिसमें हमने पीछे भी बात की कि जो स्पीकर है वो थ्रू आउट टायरेसियस जो है वो स्पीकर चलते हैं पोएम के, अब वो बिजी हैं फ़िशिंग में. तो यहाँ पर हमें एक और रेफरेंस मिलता है फिशर किंग से, जब वो अपनी उनकी एक फिशर किंग की जो मिथ है उसकी हमें यहाँ से रिमाइंडर मिलता है. इन लाइन से जब स्पीकर जो है वो अपने बारे में बताते हैं कि वो फ़िशिंग कर रहे होते हैं कि अचानक जो है उनकी जो और साथ साथ वो मेडिटेट कर रहे होते हैं, अचानक उनकी मेडिटेशन जो है वो इंटरप्टेड होती है किस चीज़ से, एक कोल्ड ब्लास्ट से, जहाँ पे एक लाफ्टर्स या हम कह सकते हैं कि हंसी का एक सैलाब सा उमड़ता है और उनकी जो है वहाँ से वो उनकी मेडिटेशन जो वो इंटरप्ट होते हैं. वहाँ पर हमें एक और रेफरेंस मिलता है द टेम्पेस्ट से. द टेम्पेस्ट जो है वो शेक्सपियर का प्ले था और उसमें
यहाँ पर रेफरेंस देता है कि वो अपने ब्रदर की शिपरैक को याद करते हैं और अपने फादर की डेथ को याद कर रहे होते हैं। तो यहाँ से हमें द टेम्पेस्ट को जो है वो रेफरेंस मिल रहा होता है। फिर हमें वहाँ पे रैट्स कुछ नज़र आते हैं, जहाँ पे वो रैट्स की बात कर रहे होते हैं कि वो बहुत डर्टी किस्म के रैट्स हैं जो वहाँ पर ट्रॉलिंग कर रहे हैं। तो वो जो ये सारा टाइम पीरियड है ये पोस्ट वर्ल्ड वार 1 को डिपिक्ट कर रहा है, सारा टाइम पीरियड। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लाइंस आती हैं और जब मतलब फर्दर प्रोग्रेशन के साथ तो कार हॉर्न्स की आवाज़ें आती हैं और इस तरह ये चीज़ बताती है अराइवल ऑफ स्वैनिंग की। वो एक मॉडर्न केवमैन है इन अ सूट, जो कि और भी इलियड की पोइम्स में हमें देखने को मिलता है। अब वो आता है मिसेस पॉटर की तरफ, और मिसेस पॉटर जो है वो एक ब्रॉथल ऑनर है। तो ये सारी चीज़ जो है, ये सारा एक सीनरी जो है वो डिपिक्ट करती है मॉडर्न वर्ल्ड को, कि किस तरह मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो अब इंडल्ज हो चुकी है इस किस्म की बुराइयों में। उसके बाद हमें एक और रेफरेंस मिलता है, जैसे कि हमने पहले बात की इस चीज़ की कि इलियड की जो पोइम है उसमें हमें लातादाद रेफरेंसेस मिलते हैं, एल्यूजनमेंट्स। तो यहाँ पे हमें एक और रेफरेंस मिलता है जॉन डेज की पार्लियामेंट ऑफ बीस से, कि उसमें जो एक्टियन था उस और जो डियाना का कैरेक्टर था, तो उस एक्टियन जो है वो विक्टिम बनता है अपनी अपनी उससे हॉर्न्स उसको जो है वो टॉर्न पार्ट करते हैं, बिकॉज़ वो एक सिन कमिट करता है और उसकी वजह से उसको वहीं पर सज़ा मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर अब मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता कि यहाँ पर अगर कोई सिंस कमिट कर भी रहा है तो उसको बिल्कुल भी इस चीज़ की परवाह नहीं है कि वो पनिश किया जा सकता है। और पहले अगर कहीं पर ऐसी कोई चीज़ होती भी थी तो उसको पनिशमेंट मिल जाती थी वहीं पर, लेकिन अभी ये आसान नज़र आ रहे हैं कि अभी लोग इजीली सिंस कमिट कर लेते हैं और उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी डर नहीं है कि उनके साथ कुछ उनको पनिश किया जा सकता है या उनको यहीं पर दुनिया में इस चीज़ की सज़ा मिल सकती है। तो लोग ईज़िली जो है वो बुराइयों में इंडल्ज हो चुके हैं। अब बेसिकली इलियड इन सब रेफरेंसेस को इकट्ठा करके किस चीज़ को हमें किस चीज़ की तरफ लेकर जा रहे हैं, वो एक ऐसी मॉडर्न वर्ल्ड हमें दिखाना चाहते हैं, एक ऐसी मॉडर्न सोसाइटी हमें दिखाना चाहते हैं जिसमें अब वो ना ही स्पिरिचुअलिटी रही है, ना ही वो लोगों की स्पिरिचुअल जर्नीज़ रही हैं। लोग डेड हैं और रोबोटिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई उनकी जो सोल्स हैं वो कोई स्पिरिचुअलिज्म की तरफ अब बिल्कुल भी राग़िब नहीं होती हैं। तो इस चीज़ को बार बार इलियड जो है वो डिफरेंट रेफरेंसेस के थ्रू डिपिक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर एक और हम रेफरेंस देखें तो ये रेफरेंस जो है ये हमें जो लास्ट पार्ट है, जो लास्ट सेक्शन है पोएम का, उसमें भी हमें देखने को मिलेगा, व्हाट द थंडर सेड। और ये जो रेफरेंस है ये पार्सिफल का है, एक फ्रेंच पोएम थी जो वर्लेन की। उसमें जो पार्सिफल है वो जीसस क्राइस्ट के एक डिसिपल होते हैं जो एक हॉली जर्नी पर जाते हैं, एक पिलग्रिमेज पर जाते हैं, जिसमें उन्होंने एक हॉली ग्राइल जो है उसको फाइंड करना होता है। ये उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है। तो उसमें उनका क्या होता है कि उन्होंने प्योर रहना होता है थ्रू आउट द जर्नी। उनका ये टास्क होता है कि उनको प्योर रहना है, तभी उनको हॉली ग्राइल जो है वो मिल सकेगा, अदरवाइज उनको नहीं मिलेगा। तो वो अपनी प्योरिटी को जो है, चस्टिटी को जो है वो मेंटेन रखते हैं थ्रू आउट द जर्नी। तो यहाँ पे ये चीज़ डिपिक्ट करके बताया जा रहा है कि अभी यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है मॉडर्न वर्ल्ड में। और उसके बाद फिर फिलोमेला जिसका हमने पीछे भी रेफरेंस देखा, पिछली सेक्शंस में भी अगेन उसका रेफरेंस आया कि किस तरह जो है वो उसके साथ उसको रेप किया गया अपने ही ब्रदर इन लॉ की वजह से। उसके बाद एक और कैरेक्टर हमारे सामने आते हैं, मिस्टर यूजेनिडीज़। और मिस्टर यूजेनिडीज़ जो है वो एक मर्चेंट हैं और वो ही ऑफर्ड अ डर्टी वीकेंड टू अ स्पीकर। सो वो एक बार फिर प्रूव करते हैं कि किस तरह मॉडर्न वर्ल्ड के जो कैरेक्टर्स हैं वो किस तरह से प्ले कर रहे हैं, अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे प्ले कर रहे हैं, लेकिन उन सब का जो वो पार्ट है वो सब का एक रिजेम्बलेंस रखता है कि किस तरह से वो एक ही चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं, और वो चीज़ है कि उनमें कोई स्पिरिचुअलिटी नाम की चीज़ बाकी नहीं रही। उसके बाद एक फ़ीमेल टाइपिस्ट का कैरेक्टर दिखाया जाता है। ये एक फ़ीमेल गर्ल है, एक टाइपिस्ट है, और वो एक अनवांटेड रिलेशनशिप में है। और जो स्पीकर हैं डायरेसियस, वो ब्लाइंड है लेकिन वो ये सब विटनेस कर रहे हैं। और जैसे कि जो लोग पहले भी ये बात हो चुकी है कि जो लोग देखने वाले थे वो चीज़ों को देख नहीं पा रहे थे, वो अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, चीज़ों को सही से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो यहाँ पे स्पीकर हैं वो चीज़ों को क्योंकि वो ब्लाइंड है लेकिन फिर भी वो चीज़ों को देख भी पा रहे हैं, उन लोगों से बहुत बेहतर जो चीज़ों को देख सकते हैं मगर देख नहीं सकते, मगर समझ नहीं सकते, और ये चीज़ों को नहीं देख पाते मगर फिर भी देख पाते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद फिर ओलिवर गोल्डस्मिथ द वेकर ऑफ वेकफील्ड, उनकी जो वर्क है उसका रेफरेंस सामने आता है। और जब हम एक मॉडर्न वर्ल्ड की डिपिक्शन देखते हैं तो हमें अलेक्जेंडर पॉप की द रेप ऑफ द लॉक याद आती है, जिसमें उन्होंने भी मॉडर्न वीमेन को इसी तरह डिपिक्ट किया था अपनी पोएम के अंदर।
उसके बाद जब हम देखते हैं कि एक म्यूज़िक चलता है, एक टैपिस्ट ग्रामोफोन का, उसका टैपिस्ट का जो ग्रामोफोन है, उसका जो म्यूज़िक है वो हमें याद दिलाता है अगेंस्ट फर्डिनेंड की, जो कि कैरेक्टर हैं, जो कि हीरो हैं द टेम्पेस्ट के। और उसमें हमें फर्डिनेंड की जो म्यूज़िक था उसकी हमें ये रिजेम्बलेंस देता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या था कि जो फर्डिनेंड का म्यूज़िक था उसने एक किस्म का चार्म पैदा कर दिया था, एक मैजिक पैदा कर दिया था वहाँ पे, जो जहाँ पे वो जा रहे थे समुद्र की उस एक वॉयज में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ऐसी कोई सीन नहीं है, बल्कि ये म्यूज़िक जो है और ज़्यादा स्पीकर को जो है वो एक हम कह सकते हैं कि उनको सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन दे रहा है या एक ग्लूमी तासुर छोड़ रहा है। उसके बाद जब हम रिवर की एक हालत देखते हैं कि वहाँ पे ऑयल है, वहाँ पे गंदगी है, तो हम वहाँ पे हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी एक पॉइंट हमारे हाथ आता है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो फैक्ट्स थे उनके बारे में बात की जा रही है। हमें एक और यहाँ पर रिजेम्बलेंस मिलती है एलिज़ाबेथन इरा में। जो क्वीन एलिज़ाबेथ थी, जो कि अपनी लाइफ में वर्जिन लेडी ही रही। उनका जो टाइम पीरियड चलता है 1558 से 1603 तक, तो शी वॉज़ अनलाइक दिस वुमेन। ये जितनी भी वुमेन की यहाँ पे डिपिक्शन की गई है वो बिल्कुल इन जैसी नहीं थी, बिकॉज उन्होंने एक तो ये कि शी नेवर मैरिड और शी वॉज विर्जिन क्वीन। और उसके बाद जब हम देखते हैं एक और स्टोरी हमारे सामने आती है, टेम्स डॉटर्स जो हैं, ये 3 गर्ल्स हैं और इनकी 3 स्टोरीज़ को डिपिक्ट किया जाता है। और अगेन इनकी स्टोरीज़ के थ्रू मॉडर्न वर्ल्ड किस तरफ जा रही है, किस तरह से वो स्पिरिचुअलिटी को लूज़ कर रही है, ये चीज़ देखने को मिलती है इनकी स्टोरीज़ से। जब हम पोइम के इस पार्ट के एंडिंग की तरफ जाते हैं तो हमें सेंट ऑगस्टिन के जो कन्फेशंस हैं वो देखने को मिलती हैं कि सेंट ऑगस्टिन जो है वो जब एक प्लेस में गए और वहाँ पे उनकी उस प्लेस में लाइक हम कह सकते हैं कि वो जो प्लेस थी वो बहुत लस्टफुल थी। तो वहाँ पर अब उस प्लेस में जब वो जाते हैं तो वो कन्फेस करते हैं अपने सेंट्स को, और वहाँ पे वो गॉड से प्रे करते हैं कि लेट मी गिव वे टू माई सेंशुअल पैशन फर्स्ट एंड देन रिनाउंस इट ऑल। लाइक उनकी जो एक कन्फेशन होती है वो भी इस सेंस में होती है कि उन्होंने पहले एक चीज़ को इन्जॉय किया और देन फिर वो उस चीज़ से हट कर जो है वो एक राइट ट्रैक को ढूंढ रहे हैं। और इस बात को इस लाइन से भी हम देख सकते हैं कि गिव मी चैस्टिटी एंड कॉन्टिनेंस अलॉट बट नॉट येट। उसके बाद जब सेंट ऑगस्टिन की एक यहाँ पर डिपिक्ट की जाती है इन लाइन्स में, तो उसमें एक और इसके बाद हमें रेफरेंस मिलता है इन लाइन से पहले फर्स्ट प्यूनिक वॉर का माइलाए में, जो हमें पहले भी द बरियल ऑफ डेड में भी जिसको हमने देखा था कि गल्फ बिटवीन द स्पिरिचुअल एंड फिजिकल यू में से सेंसेस चल रही थी। जब हम इसकी एंडिंग की तरफ देख जाते हैं तो हम एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से अब कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमने पहले देखा बुद्धास की टीचिंग, ये फायर समन जो है वो उसके बारे में उससे टाइटल लिया गया, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अगेंस्ट उस चीज़ के बारे में दिखाया जा रहा है कि बिल्कुल भी उन टीचिंग्स को जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है।